बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। इस हवाले से कौमी असम्बली में बिल जुमे को पेश किए जाने के इम्कानात है। आर्मी चीफ से रूसी फेडरेशन के नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात हुई है। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू भी हुई है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब पर है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। क्या ये अहम मामला है? ये बहुत सारी तजावीज़ अभी आएंगी और ये इरेलीवेंट किस्म की बहस में हम फंसे हुए हैं इस वक्त और इससे निकल जाएंगे। देखिए, ये जो 26वीं तरमीम है ना जी, जो एक अजीब से अंदाज में मंजूर हुई, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जो ये हुक्मरान अरेंजमेंट में मौजूद सियासी जमातें जो हैं, जिनके बारे में तासुर ये है कि वो ये 26वीं तरमीम चाहते थे, ये 26वीं तरमीम वो भी नहीं चाहते थे। 26वीं तरमीम जो है वो भी दिल से नहीं चाहते थे। तो अब 27वीं तरमीम और 26 ये सारी जो है ना, बल्कि ये बड़ी अजीब सी बात है, जी, वो भी 26वीं तरमीम वो भी नहीं चाहते थे जिन्होंने मंजूर की है इस हालत में। ठीक है, तो वो भी बस ऐसे ही जो है ना, उनका ये उनके जो रहनुमाओं से मेरी बात होती रही दरमियान में और बात, तो वो ये कहते थे कि इसमें हमारे पास तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा और ये और वो सारा। तो वो भी दिल से इसमें नहीं थे, इसमें सियासी क़ुव्वतें इसमें नहीं थे जो हुक्मरान सेटअप के लोग। तो उसके नतीजे में वो अब 27वीं तरमीम में कैसे आएंगे जब 26वीं में वो दिल से नहीं थे। और वो फिर एक खामोश किस्म का एक अरेंजमेंट, एक और अरेंजमेंट हुआ था मुख्तलिफ जमातों के दरमियान कि 26वीं तरमीम को मतलब हम हाँ करेंगे, आप ना करना, हम ना करेंगे, आप हाँ करना, आप ये निकालना, हम ये करें। तो इस किस्म की एक गुफ्तगू आखिरी दिनों में चली है। तो ये 26वीं तरमीम जो है ना, उसके ऊपर आई रिपीट कि जिन्होंने मंजूर की है उन्होंने भी दिल से नहीं की। तो अब 27वीं से क्या फ़र्क पड़ेगा, 26वीं से क्या फ़र्क पड़ा, इशूज़ तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और ये इशू इम्पॉर्टेंट है कि रशियन फेडरेशन के जो उनके नायब वज़ीर दिफा की आज मुलाकात हुई है पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से, और बाकी जो सऊदी अरेबिया शहबाज शरीफ साहब गए हैं उसके क्या असरात होते हैं, चाइना जरदारी साहब जा रहे हैं उसके क्या असरात हुई, मतलब जो रीजनल और बाकी मामलात हैं। और कशीदगी कम हुई है, एक आपको नज़र आ रही होगी पिछले चंद दिनों में बहुत ज़्यादा जो इंतशार और एकदम से ऐसे लग रहा था कि सब, तो उसमें थोड़ी सी नहीं काफ़ी ज़्यादा कशीदगी कम हुई। और उसमें अदालतों का बहुत बड़ा रोल है कि अदालतों ने वो जो जज साहिबान के बारे में मुख्तलिफ बातें हो रही थी और ग्रुपिंग है और ये और वो, तो ख़त्म होने का सिर्फ तासुर ही सामने आया है। तो उसके नतीजे में कशीदगी जो है ज़रा नहीं काफ़ी हद तक आपको कम नज़र आ रही है। और मैं पहले भी कह रहा था कि अब ये फैसले जो हैं ये अदालतों से और बाहर से ज़्यादा होने चाहिए और होंगे आने वाले दिनों में ग़ालिबन, बजाय से कि हम सड़कों पे निकलें, रोड ब्लॉक करें और गाड़ियों को आग लगाएं और मुजाहरे करें। तो ये जो भी सिलसिला आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं कि इंतशार से, क्योंकि सिस्टम तो एक कोलैप्स है ना, अरेंजमेंट ये जो भी वो देखें बहरहाल अब किस तरह से आगे मामला बढ़ते हैं। लेकिन ये जो दुनिया के हालात हैं ना, तेज़ी के साथ इतने खौफनाक मरहले पे दुनिया इस वक्त जाके खड़ी हो गई है कि मुझे ये अपनी मेमोरीज़ में नहीं याद आ रहा कि इस तरह से एकदम जैसे लगता है कि आतिश फिशां चारों तरफ जो है वो लावा फट रहा है या फटने को है या क्या सूरत हाल डेवलप हो रही है। देखें, जो चंद रोज़ रह गए हैं अमेरिकन इलेक्शन में, और आज जो ABC न्यूज़ और उसके बाद ये BBC ने भी रिप्रोड्यूस किया है ये सारा बाकी चैन, तो अब आप देखें कि जो उनके नेशनल पोल्स आ रहे हैं तो 48 और 47, कहीं 48 और 48, यानी कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बिल्कुल आप समझें कि उनकी जो वोटिंग है वो बिल्कुल पास है। और ये नवंबर का पहला मंगल यानी 5 तारीख। और फिर जो वाइट हाउस में वो पहुंचेंगे जनवरी के वस्त में। और ये जो अरसा है पूरा, इस दौरान एक कशीदगी पूरी दुनिया में अरूज पे आएगी। वो किस रुख पे जाती है, किस रुख पे नहीं जाती, वो देखना है।
लेकिन इसमें जो खौफनाक आने वाले दिनों में खौफनाक और बड़े पेचीदा मामला हो सकते हैं, उसमें से एक तो ये है कि जो CIA चीफ हैं, हम शुरू करते हैं दोबारा इसको गज़ा से, और फिर ये डॉट्स मिलते मिलते ये सारे फैल जाएंगे पूरे। कतर में मुलाकात हुई, और मुलाकात हुई CIA चीफ विलियम बर्न्स, डेविड बार्नियर, मोसाद चीफ, और कतर के वज़ीर ख़ारजा, और कतर के जो वज़ीर आज़म है वो मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान, जो कि जिन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया और अभी भी कर रहे हैं वो। और उन्होंने आज कतर ने ये भी कहा है कि हम आखिरी लम्हे तक हमेशा ये जंग बंदी और इसके ऊपर, हम चाहे नाकाम हो मुज़ाकरात, फिर ना जाएंगे मुज़ाकरात की तरफ, नाकाम हो फिर जाएंगे, हम कोशिश पूरी करते रहेंगे सफारतकारी की, और वो सफारतकारी की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो अब एक नया पिछले 24-47 घंटों में, पहले तो मिस्र की तरफ से ये बात हुई जो हमने कल डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट सीसी ने अल्जीरिया के प्रेसिडेंट के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि 2 रोज़ का सीज़ फायर हो जाए, छोटा सा मुख्तसर सीज़ फायर हो, और इस दौरान गज़ा में इमदाद दाखिल हो, और 4 कैदी जो हैं वो इसराइल, 4 यरगमाली वहाँ से रिहा हो जाएं, और उसके बदले में कुछ जो हैं वो एक स्पेसिफिक नंबर उन्होंने नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ कैदी जो हैं वो इसराइल की जेलों से फ़लस्तीनी रिहा हों। इसी दौरान ये खबरें आई थीं कि मरवान बरगुती जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हो गए, और उनको इसराइल के जेल में, जहाँ पर वो कैद तन्हाई में, वहाँ पे तीसरी दफ़ा उन पर कातलाना हमला हुआ है। अच्छा, अब लेकिन जो विलियम बर्न्स ने जो मुज़ाकरात हुए अभी, जो मुसव्वदा उन्होंने दिया, ये मुसव्वदा जो है, ये एक तो वो मुसव्वदा है क्योंकि मोसाद के चीफ और शिनबेत के चीफ जो हैं ये काहिरा भी गए थे, क्योंकि वहाँ पे नए इंटेलिजेंस चीफ आए हैं मिस्र में, और उनके साथ भी यकीनन डिस्कस हुआ होगा कि ये बाइडन इंतज़ामिया की आखिरी कोशिश है कि किसी तरह 5 नवंबर से पहले कोई बेहतरी की खबर आ जाए इस पूरे ख़ित्ते से, जो कि भड़क रहा है, जो आग व खून के दरमियान। तो उन्होंने जो विलियम बर्न्स ने जो एक नई पेशकश की है, वो उन्होंने कहा है कि 28 रोज़ की जंगबंदी कर दी जाए, 28 रोज़ की जंगबंदी की जाए। और ये 28 रोज़ की जो जंगबंदी है, ये इस दौरान जो है वो कैदी भी रहा हों, और ये अच्छा, इस मुसव्वदे को लेकर जो मतलब वही उसी तरह से, लेकिन 28 रोज़ का, ये वो 28 रोज़ हैं जिसमें जो जनवरी तक जाएंगे, और यानी अब वो विलियम बर्न्स और बाइडेन इंतज़ामिया चाह रही है हर सूरत कोई एक अच्छी खबर आ जाए मशरिक़ वस्ता के हवाले से, ये इलेक्शन से पहले, 5 नवंबर से पहले। तो 28 रोज़ की जंगबंदी का फार्मूला उन्होंने मोसाद चीफ के हाथ पे रख दिया, और साथ ही मॉस हुस्टन जो कि लेबनान के साथ जो इसराइल की जंग छिड़ी हुई है जी, तो उसमें मॉस हुस्टन जो है उनकी तरफ, और फ्रांस उसमें इन्वॉल्व है, और बाकी मुल्क भी उसमें इन्वॉल्व हैं, कि एक तो ये फ्रंट है और एक वो फ्रंट है, गज़ा का फ्रंट, गज़ा, और जिसमें हमास एक फ़रीक है, और एक वो जो कि लेबनान और जहाँ पे हिजबुल्लाह फ़रीक है जी। उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक जो है वो जंगबंदी का माहिदा आगे हो, और उसमें यह है कि जो लतानी रिवर है, लतानी रिवर से नीचे जनूब में विड्रॉ कर जाए, जो इसराइली फ़ौज है वो जनूबी लेबनान से बाहर आ जाए, और सिर्फ एक सिंबॉलिक उनकी प्रेजेंस रह जाए, और 1701 की जो करारदाद है यूनाइटेड नेशंस की, उसको ना छिड़ा जाए, कोई नई करारदाद ना लाई जाए, पुरानी करारदाद के तहत ही, जो कि 2006 में जो कि पास हुई थी। तो उसमें यह है कि वो जनूबी लेबनान को छोड़ दें, वहाँ से आ जाएं, और हिजबुल्लाह जो है वो भी पीछे चली जाए, और ये जो जगह है, ये जगह जो है पूरी ये संभाल ले लेबनान की फ़ौज, ठीक है, 5 से 10 हज़ार लेबनान की फ़ौज आ जाए, हिजबुल्लाह ना हो, इसराइल भी ना हो, हिजबुल्लाह भी ना हो, और यहाँ पर लेबनान की फ़ौज आ जाए, और जो यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस की अमन फ़ौज है, जिस फ़ौज में इंडोनेशिया, भारत, मुख्तलिफ मुल्क हैं, तो उनमें जो अक्सरियत है वो बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की आ जाए, यूरोपियन मुल्क, क्योंकि यूरोप को ज़्यादा लेबनान के लिए भी काबिल कबूल हैं यूरोप के ममालिक,
और इसराइल को भी ज़्यादा कोई इतराज़ नहीं होगा। तो वहाँ पर जो तादाद है अमन फ़ौज की वो, तो ये एमॉस होस्टन जो है, अच्छा एमॉस होस्टन जो है वो ये वही है जो नुमाइंदा खसूसी बाइडन इंतज़ामिया के मशरिक़ वस्ता, और जिन्होंने ये लेबनन और जॉर्डन और इजिप्ट, इन तमाम के दरमियान ये जो ऑयल और गैस के मुआहदे करवाते, ये जो हैं ये इनकी यरूशलेम की पैदाइश है, और ये इसराइली फ़ौज में भी सर्व करते रहे। ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा जो है इनको फ़लस्तीनी मामलात में नहीं डाला जाता, इनको वो लेबनन के जो ऑयल एंड गैस के मामलात में और बाकी मामलात में इनको इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि ये ज़ाहिर है कि एक इसराइली डिफेंस फोर्सेस में ये काम कर चुके हैं। लेकिन बहरहाल इनकी कोशिशें भी नाकाम हो गई और इनको पूरा यकीन था कि ये सीज़फायर हो जाएगा। अब ये जो है ये शायद आने वाले दिनों में वापस आ जाएं, अगले 1-2 दिन में, अगर ये बात आगे बढ़ती है, यानी लेबनन और इसराइल के दरमियान मामलात बेहतरी की तरफ जाते हैं वैसे ही इसराइल में इस वक्त, लेकिन इनका कहना ये है कि मैं वाशिंगटन में हूँ। इनका सोशल मीडिया का जो वो है कह रहे हैं मैं वाशिंगटन में हूँ, लेकिन जो अरब ज़राए हैं वो कह रहे हैं कि ये तो इसराइल में बैठे हुए हैं, तल अवीव में बैठे। अब ये जो मुसव्वदा किया है कि 28 दिन की जंगबंदी, इसके ऊपर नेतन्याहू ने भी और हमास की लीडरशिप ने भी इसको रोक लिया है। आज तकरीबन 100 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं शुमाली गज़ा में, यानी शुमाली गज़ा जहाँ पर 1 साल से 100, और उसमें बयान ये हो रहा है कि कोई 45 बच्चे थे, और ये एक बड़ी इमारत वहाँ पे उसमें ये पनाह गज़ी ये ख़ानदान मुख्तलिफ जो ज़ख्मी और बीमार और ये सारे वहाँ पे इन्होंने पनाह ली हुई थी, तो उस बिल्डिंग के ऊपर वही जो 5000 पाउंड वज़नी बॉम्ब्स गिरे और वो जो है वो तमाम बिल्डिंग तबाह हो गई जहाँ पे ये पनाह गज़ी थे शुमाली गज़ा में। और इसी तरह से जो तायर का इलाका है और बाकी जो इलाके हैं लेबनान पे, वहाँ पर भी स्ट्राइक्स हो रही हैं और इसराइल की फ़ौज की, और ये ज़ाहिर है एमॉस होस्टन की मौजूदगी इस वक्त की जब लेबनान में स्ट्राइक्स हो रही हैं तो वो अपनी प्रेजेंस शो नहीं कर रहे क्योंकि वो रोक नहीं पा रहे। वो इस वक्त एक लेम डक सी इंतज़ामिया हो गई है तो वो रोक नहीं पा रहे इस जंग को। नेतन्याहू जो हैं उनका ये कहना है कि ये वो इंतज़ार करेंगे 5 तारीख तक, 5 तारीख तक तो खींचेंगे मज़ीद, क्योंकि नेतन्याहू को ट्रंप सूट करता है। डोनाल्ड ट्रंप की आमद सूट करती है नेतन्याहू को, और सूट इसलिए करती है कि नेतन्याहू को ये पता है कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान के हवाले से ख़ास पॉलिसी, फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने दौर में तल अवीव से यरूशलेम कौंसलेट को उन्होंने कहा था कि मुंतकिल करो, और फिर ये है कि वो अब्राहम अकॉर्ड और ये सारे मामलात और ये, ठीक है ना, तो वो नेतन्याहू इंतज़ार कर रहे हैं कि वहाँ पे ट्रंप आ जाए तो फिर हम, कैमला हैरिस अगर आ जाती हैं तो कैमला हैरिस फौरी तौर पे एक तो ये सीज़फायर की तरफ जाएंगे और फिर इसराइल के ऊपर सख्ती से पाबंदी, क्योंकि इलेक्शन हो चुका होगा तो वो सख्त मौक़िफ़ लेंगे। अभी तो वो ज़रा ज्यूज़ को भी खुश करना है तो इसको भी करना है तो उसको भी करना है कैमला हैरिस, लेकिन ट्रंप जो है बड़ी क्लैरिटी के साथ वो एक पॉलिसी लेकर, नेतन्याहू का ये ख्याल है, नेतन्याहू का ये ख्याल है, तो इसलिए वो 5 तारीख तक वो ये कि 5 के बाद फैसला करना है जो भी हमने करना है। 1 हफ्ता तो रह गया, हफ्ता 10 दिन। अच्छा, इसी दौरान जो है वो तो एक तो ये वहाँ पे जंग जो है वो बड़े एक कठिन मरहले पे चली गई। अब ये देखना ये कि CIA चीफ जो है, देखें क्या ये इस वक्त सेक्रेटरी ब्लिंकन और CIA चीफ और ये सारे लोग जो हैं ये क्या कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि हुआ ये है कि इसी दौरान हुतीज़ ने जिनके ऊपर स्ट्राइक करके, और बड़ी स्ट्राइक हुई थी हुतीज़ के ऊपर, और उनके सारे जो डिपोज थे वो तबाह हो गए, अमेरिकन ने कहा था तबाह, उन्होंने जो है वो 3 जहाज़ों पे अटैक किया है दोबारा हुतीज़ ने, 3 बहरी जहाज़ों पे उन्होंने अटैक किया है। अच्छा, 3 जहाज़, एक तो मुतारो है जहाज़, ठीक है, एक जो है वो SC मॉन्ट्रियल है, और एक मस्क कोलोन, ये 3 जहाज़ों पे उन्होंने ये बहरे अमर और बाब मंतलब और ये पूरा जो यानी नहर सुएज़ के करीब अटैक हुआ, और ये उन्होंने बिल्कुल स्ट्राइक करके ये कहा हुतीज़ ने कि हमने तीनों जहाज़ों को एक्यूरेटली से निशाना बनाया, तीनों को। तो इसका मतलब है कि वो जो हमला हुआ था यमन में, अच्छा यमन में बहुत से लोग हुतीज़ ने पकड़े हैं, उसमें डिप्लोमेट्स भी हैं, मीडिया के लोग भी हैं, उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे जासूसी कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया है हुतीज़ ने, वो एक वहाँ पे और दोबारा स्ट्राइक्स की हैं।
लेकिन एक जो उनकी स्ट्राइक है, एक उन्होंने जो अटैक किया है हुतीज ने, वो उनका जो अटैक है वो एस्कला एस्कला के ऊपर। एस्कला शहर जो है ये गज़ा और लेबनान के दरमियान जो मेडिटेरियन सी है, ठीक है ना, यानी हैफा, ये उसके साथ वहीं पर ये साहिली शहर है, यानी पूरा इसराइल क्रॉस करते हुए इसका मतलब है कि मिसाइल गया है। और उस बॉर्डर पे जहाँ पे हैफा है, तो हैफा के बिल्कुल पास जो है उस बंदरगाह के ऊपर इनका मिसाइल गिरा है। तो अगर हैफा तक या ये एस्कलॉन तक मिसाइल अगर जाता है तो इसका मतलब है पूरे इसराइल को क्रॉस करता है। अगर नक्शा देखें तो इसका मतलब ये है कि मेडिटेरियन सी के पे, यानी ये आप समझें कि ये जो है ये मेडिटेरियन सी, ठीक है, वहाँ पर अगर ये मिसाइल गिरा है जाके तो इसका मतलब पूरे इसराइल को इसने क्रॉस किया और इसराइल को क्रॉस करता हुआ वहाँ पे किया। अच्छा, अब इसमें जो है तो ये इधर हुतीज ने अपना एक और आप देखें किसकी जगह, ठीक है ना, ये एस्कलों का जो शहर है ये बिल्कुल ये गज़ा और लेबनान ऊपर जो है वहाँ पे ये दरमियान में मौजूद है। अच्छा, तो ये जगह भी हिट हुई है। अच्छा, इसी दौरान जो है वो एक और शख्सियत जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात में आ जाए, और वो जो मुत्तहिदा अरब अमारात में शख्सियत हैं वो हैं इसराइल के साथ। जाहिर है कि एक पूरा ख़ित्ता इस वक्त बॉयल हो रहा है, उसमें मुत्तहिदा अरब अमारात अपना रोल प्ले कर रहा है, सऊदी अरेबिया, ईरान, ये सारे मुल्क। लेकिन जो यूएई में आज शख्सियत मौजूद है उनका नाम है शरजाई शोएगो। अच्छा, शरजाई शेगो जो हैं ये वो हैं जो 2012 से लेके इस साल के आगाज़ तक जो है वो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर, और उसके बाद वहाँ के जो सिक्योरिटी चीफ हैं अभी, यानी वो आप समझ लें कि सिक्योरिटी चीफ बहुत क्लोज हैं ये प्रेसिडेंट पुतिन के। ये वो हैं जिनके जब वज़ीर दिफा ये रहे तो सीरिया में जो कुछ, शाम में जो कुछ हुआ, और फिर उसके बाद जो यूक्रेन की जंग शुरू हुई, फिर उसके बाद यूक्रेन की 2014 वाला मामला, ये 2012 से हैं। तो आप देखें ना कि कितने मतलब कितने ज़बरदस्त इन्होंने इवेंट्स को देखा है रशिया में बैठ के, मॉस्को में। इनकी मुलाकात हुई है यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद थे, और शेख मोहम्मद बिन जायद जो हैं ये अब चंद रोज़ पहले ही, पिछले दिनों ही तो ये मॉस्को से होकर आए हैं, और आज जो है ये यहाँ पर जब पहुँचे हैं यूएई में तो इनकी मुलाकात जो है वो हुई है दोबारा, यानी इसके तो फॉलो अप, इसका मतलब फॉलो अप, रशिया की फॉलो अप मुलाकातें हो रही हैं वहाँ से। फिर वो रशिया के सिक्योरिटी यहाँ पे हो सकता है, ये कल हम बता रहे हूँ कि किसी और मुल्क में पहुँचे हैं ये। अच्छा, ये जो हैं ये जहन में रखें कि ये पिछले महीने इनकी जो शख्सियत है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पिछले महीने जो हैं ये नॉर्थ कोरिया में थे, शुमाली कोरिया में। रशिया के इंटेलिजेंस चीफ जो इस वक्त यूएई में हैं वो शुमाली कोरिया में थे, वो शुमाली कोरिया जिसकी फ़ौजें इस वक्त रशिया में हैं, तो ये शुमाली कोरिया में थे। और शुमाली कोरिया से ये सीधा ईरान आए थे, और ईरान के बाद ये दमिश्क में जाके बशारुल असद से मिले थे। शुमाली कोरिया, ईरान, दमिश्क, मॉस्को, और उसके बाद अब यूएई। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ाल हैं, एक्टिव हैं इस वक्त रशिया के बहुत से लोग। अच्छा, अब आ जाए कि अब इसके डॉट्स जोड़ें कि रशिया जो शुमाली कोरिया जिसका मैंने जिक्र किया, शुमाली कोरिया की जो वज़ीर ख़ारजा हैं खातून, उनके खातून वज़ीर ख़ारजा जो हैं, शुमाली कोरिया के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है अमेरिका ने भी और साउथ कोरिया ने भी। और अच्छा, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान जंग ख़त्म नहीं हुई। 1953 के अंदर वो एक जो DMZ बना था बीच में, डीमिलिटराइजेशन, तो जंग जारी है, जंग ख़त्म नहीं हुई। तो इसी तरह से जो है ये जो होती है ना, ये फ्रोज़न कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, एक जगह रुके हुए कॉन्फ्लिक्ट। तो इसी तरह से शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के दरमियान टेक्निकली जंग ख़त्म नहीं हुई है,
ठीक है, यानी शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के दरमियान फैसला नहीं हुआ जंग का, वो हालत जंग में है। लेकिन जो शुमाली कोरिया वो न्यूक्लियर पावर है और साउथ कोरिया तो नहीं है। साउथ कोरिया जो है वो तो न्यूक्लियर पावर नहीं है, वहाँ अमेरिका की फोर्सेज हैं, जापान की तरह बेसिस हैं, सब कुछ है, लेकिन न्यूक्लियर पावर वो तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल चलाते रहते हैं जो शुमाली कोरिया वाले। तो ये जो है ये वहाँ पर पिछले माह जो है ये मौजूद थे और इन्होंने जो है वो ईरान का, शुमाली कोरिया का, दमिश्क का, इन सारे मुल्क और कई और मुल्क जो कि जाहिर नहीं हुआ वो उसका दौरा किया। लेकिन यूएई ने इसको आज पब्लिक किया है, तस्वीर को कि ये हमारे पास मौजूद हैं उनके रशिया के सिक्योरिटी चीफ। अच्छा, अब इसमें जो है वो जो शुमाली कोरिया की जो खातून वजीर खारजा हैं, वो शुमाली कोरिया जिस पे इल्ज़ाम लगाया पहले ज़ेलेंस्की ने, फिर साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा कि शुमाली कोरिया की ट्रूप्स रशिया पहुंच गई हैं, फिर कल नेटो ने कहा बाकायदा, उनका एलामिया आया कि जी शुमाली कोरिया की जो फौज है वो रशिया में मौजूद है और ये मुनासिब नहीं है, इसकी हम मजम्मत करते हैं और इसको यहाँ पर इसके आने की यहाँ पर आने की कोई तुक नहीं बनती। रशिया ने आगे से जवाब दिया कि हमारा तो उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट हो चुका है काफ़ी अर्सा पहले और ये एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है और उसके तहत अगर नॉर्थ कोरिया आ रहा है तो ठीक है, यही तो एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन आज जो है वो शुमाली कोरिया की खातून वजीर खारजा मॉस्को पहुंच गई हैं। मॉस्को, शुमाली कोरिया की वजीर खारजा मॉस्को में है इस वक्त। वो मॉस्को जिसके बारे में नेटो ये कह रहा है और अमेरिकन जी कह रहे हैं कि ये तो यहाँ पे जंग है और ये जो मामला जो है ये शुमाली कोरिया अगर आया तो यहाँ पे। अब जो ज़ेलेंस्की हैं उनको उनका ये कहना है ज़ेलेंस्की का कि अमेरिका ने कहा है कि टोमाहॉक मिसाइल जो हैं अच्छा पहले तो वो ACTM वगैरह की बात चली थी, वो कम उनकी वो शॉर्ट रेंज है, वो बहुत दूर नहीं जा सकते बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल। उन्होंने कहा कि टोमाहॉक मिसाइल जो हैं वो हमें दिए जाएं और वो हम इस्तेमाल करके रशिया के बहुत आगे तक, वो 7 गुना ज़्यादा उनकी जो यानी जो उनकी जो रीच है वो 7 गुना ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा वो हमें दिए जाएं और वो दें और वो हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब सिनेरियो ये बना कि राइटर्स 28 स्लाइड, नो न्यू लिमिट्स ऑन यूक्रेन्स यूज ऑफ US आर्म्स इफ नॉर्थ कोरिया जॉइंस रशियाज फाइट, ये पेंटागन ने कहा है कि US हथियार, US जो आर्म्स हैं उसके इस्तेमाल करने पे कोई पाबंदियां अब नहीं होगी। पहले था ना कि अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है कि रशिया के ऊपर इस्तेमाल नहीं करने आपने और वगैरह वगैरह वगैरह, और लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर, और इसको कीव से भी, कीव इंडिपेंडेंट 29 में कोट कर दो, US वोंट इम्पोज न्यू रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूक्रेन यूज ऑफ अमेरिकन वेपन्स इन नॉर्थ कोरिया जॉइन पेंटागन से, ठीक है। और टोमाहॉक उन्होंने मांगे हैं, टोमाहॉक हमें इजाज़त दी जाए कि टोमाहॉक जो है वो मिसाइल इस्तेमाल किए जाएं। अब रशिया जो है वो ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ कह चुका है प्रेसिडेंट पुतिन कि अगर ये मिसाइल, टोमाहॉक मिसाइल जर्मनी में है ऑलरेडी, जर्मनी में जब ये आए थे अभी नस्ब हुए थे दोबारा, क्योंकि इनका वो एग्रीमेंट, न्यूक्लियर एग्रीमेंट वगैरह रुके हुए सारे, स्टार एग्रीमेंट वो सब रुका, होल्ट हुआ है अभी सारा, अमेरिका, नेटो और रशिया के दरमियान। उन्होंने कहा था कि हमें उस जगह तक ना लाया जाए जहां पर हम न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करें। अच्छा, प्रेसिडेंट पुतिन ने यह बात 2008 में कही थी कि जॉर्जिया को नेटो में लाने की कोशिश ना की जाए वरना हम हालत जंग में हम अटैक कर देंगे, मतलब हम जंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे। अमेरिकन ने उसको, ऐसी बात है, वो 2008 में जंग छिड़ गई जॉर्जिया पे, और फिर जॉर्जिया वो हमें पता ही है, साउथ ईस्ट और केजिया के जो इलाके। उसके बाद उन्होंने कहा यूक्रेन भी कोशिश ना करें नेटो में जाने की। यूक्रेन की तरफ से बात हुई, आगे पीछे दाएं में, फिर जंग छिड़ गई, 2014 में छिड़ी, फिर उसके बाद अब 2022 से जारी है जंग, और वो किस तरफ जा रही है आगे वो भी बात करते हैं। अब तो शुमाली कोरिया भी उसमें आ गया, शुमाली कोरिया की वजीर खारजा पहुंच गई मॉस्को इस सिचुएशन में।
और अमेरिकन्स ने बकौल ज़ेलेंस्की के ये कहा, और पेंटागन की तरफ से बात हुई है कि अब आप इस्तेमाल, अगर नॉर्थ कोरिया जंग में आएगा तो यहाँ पे आप लॉन्ग रेंज मिसाइल यूज़ कर सकते हैं, टोमाहॉक। और प्रेसिडेंट पुतिन ये बात बार बार कह चुके हैं कि अगर ये टोमाहॉक मिसाइल यूक्रेन ने इस्तेमाल किए, यूक्रेन को दिए गए इस्तेमाल करने के लिए, तो हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब से कुछ देर पहले प्रेसिडेंट पुतिन ने ऑर्डर किया है अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को कि वो फौरी तौर पे एटमी मशकें शुरू कर दें न्यूक्लियर वेपन्स के साथ। और मैं यहां पे कोट कर रहा हूं इस वक्त 32nd एसोसिएटेड प्रेस की ब्रेकिंग न्यूज और 33rd राइटर्स की ब्रेकिंग न्यूज। पुतिन ने मोबिलाइज किया है न्यूक्लियर फोर्सेस को, और पुतिन का ये कहना है 32nd एंड 33rd स्लाइड, वो ये कह रहे हैं कि अगर जो है वो, ये मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने पहले कहा था कि जॉर्जिया में मत करो, आपने जॉर्जिया को कहा तो मैंने अटैक किया, फिर मैंने कहा यूक्रेन को मत करो नेटो में, आप नहीं किया मैंने, अब मैं यहां पे न्यूक्लियर वेपन यूज कर रहा हूं और एक्सरसाइजेस शुरू कर दी हैं, स्वीपिंग, वो बिल्कुल जो है ना, रॉयटर्स भी कह रहा है किक ऑफ स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर ट्रेनिंग एक्सरसाइज, कह रहे हैं कि अगर टोमाहॉक इस्तेमाल, अगर टोमाहॉक दे दिए इसके हाथ में, यहां पे मिसाइल आए। अच्छा, न्यूयॉर्क टाइम्स, कीव इंडिपेंडेंट कह रहा है ज़ेलेंस्की आस्क्ड यूएस फॉर टोमाहॉक मिसाइल्स एज पार्ट ऑफ विक्ट्री प्लान सीक्रेट। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की आज पूरी रिपोर्ट आई है, तो उसके ऊपर वो उन्होंने कहा कि टोमाहॉक मिसाइल, देखो टोमाहॉक मिसाइल की अगर खबर दुरुस्त है तो फिर यहां से न्यूक्लियर वेपन है, यहां से न्यूक्लियर वेपन्स है, और न्यूक्लियर वेपन्स की जो एक्सरसाइज है वो शुरू हो गई है। अच्छा, अब जो है वो, अब जरा वक्फा लें, फिर उसके बाद बात करते हैं कि अब इस कहानी में क्या न्यूक्लियर वेपन्स और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, यानी वो वेपन्स जो यानी टैक्टिकल, ठीक है ना, शॉर्ट रेंज जो उधर गिरे जाके और यूक्रेन की तरफ, और क्या वो इस्तेमाल, और क्या नॉर्थ कोरिया की ग्राउंड फोर्सेस यहाँ पे पहुँच गई हैं, और ये पूरी दुनिया में इस वक्त एक शॉक वेव्स गई हैं कि पुतिन ने एक तो टोमाहॉक के बाद, उसके बाद नॉर्थ कोरिया की फॉरेन मिनिस्टर की आमद, खातून है वो, उनकी आमद मॉस्को में, और टोमाहॉक की इजाज़त, और साथ ही पुतिन का न्यूक्लियर एक्सरसाइज शुरू करने का ऐलान। ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, तहरीक इंसाफ के अंदर मुख्तलिफ ग्रुपिंग की बात चल रही है। बहुत सारे ग्रुप्स हैं जी, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप तो नहीं है। ग्रुप क्या, वो शख्सियात हैं, आपस में वो लड़ रही हैं और पब्लिकली लड़ रही हैं, और आगे पता नहीं कोई बहुत ज़्यादा जो है ना, वो मैं उसमें पॉलिटिक्स में ही जाना चाहता। अब ज़ाहिर खान साहब अंदर हैं, वो किससे क्या बात किस वक्त करते हैं, वो कभी सुलह करवाते हैं, वो फिर बाहर आके लड़ाई शुरू हो जाती है, तो देखें हतमी तौर पर मामला कहाँ जाते हैं। लेकिन ये है कि ये जो मैं आपसे बात कर रहा था ना, कि ये खत्ते में देखें ना, पुतिन ने न्यूक्लियर एक्सरसाइजेस, न्यूक्लियर जी। अच्छा, इसी दौरान जो 2 मुआहदे हो रहे हैं, 2 मुआहदों में काम हो रहा है, ये बात मैं आपको बता दूं। एक मुआहदा है जो 28 दिन का, जो कि CIA चीफ के थ्रू है, और जो हमास यानी फ़लस्तीनियों के साथ, और जो फ़लस्तीनी और इसराइल के दरमियान है जी। दूसरे जिससे मॉस ह्यूस्टन काम कर रहे हैं वो है, और जिसमें फ्रांस भी है, जिसमें और मुल्क भी हैं, जो लेबनान यानी हिजबुल्लाह, वहाँ पे जिसमें हिजबुल्लाह विड्रॉ करेगी, लेबनान की आर्मी आगे आ जाएगी और यहाँ से इसराइल की फौज पीछे रहेगी, वो है 60 दिन का मुआहदा, 60 दिन का सीज फायर। और फिर उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की कोई नई करारदाद लाए बगैर जो है ये वहाँ पर एक अमन कायम होगा, और उसी करारदाद के मुताबिक जो कि 1701 थी, जो कि 2000। लेकिन उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि लेबनान और इसराइल के दरमियान सुलह कैसे हो रही है, उसमें जामिन कौन है? यहाँ तो जामिन है ना, ये तो कतर, इजिप्ट, ये सारे मुल्क दरमियान में थे बाकी, लेकिन वहाँ पर एक अजीब, वो जो मुआहदा हो रहा है
उसका जामिन रशिया होगा। यानी लेबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा जो पेश करेंगे एमॉस हुस्टन और फ्रांस और मगरब में, वो रशिया जामिन होगा, और वो जामिन होगा थ्रू सीरिया। और फिर रशिया बात करेगा हिजबुल्लाह से, और हिजबुल्लाह जो है वो ज़ाहिर लेबनान में मौजूद है, और सीरिया उसमें ज़ाहिर है कि लेबनान के साथ सीरिया की एक पुरानी तारीख है, रफ़ीक अल हरेरी और उससे पहले। तो रशिया से प्रेसिडेंट पुतिन से नेतन्याहू बात करेंगे, नेतन्याहू मौसूफ जो हैं वो बात करेंगे पुतिन से, और प्रेसिडेंट पुतिन उसमें जामिन होंगे। लेकिन ये मामला अब देखेंगे कितने पेचीदा हो गए हैं ये शुमाली कोरिया के आने के बाद। शेख कासिम नईम जो हैं उनको ऐलान हुआ है कि वो हिजबुल्लाह के जो हैं वो अगले सरबराह होंगे। सैयद हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफ़ीउद्दीन और बाकी जो रहनुमा हैं उनके, वो काफ़ी बड़ी तादाद में चूँकि शहीद हुए हैं। तो अब ये जो हैं ये भी हरकतुल अमल में थे। तमाम तर जो आप कहें कि हिजबुल्लाह के जो सारे ओल्ड गार्ड्स की तरह ये भी हरकतुल अमल में थे। और यानी हरकतुल अमल जो मूसा सदर ने कायम की थी लेबनान में, और ये जो है ये उनका हरकतुल अमल का जो एजुकेशनल सिस्टम था उसके ये निगरां थे। मतलब ये इनका जो रोल है वो था तालीम के हवाले से। और ये उसके बाद ये नजफ़ इराक़, और फिर उसके बाद ये जो आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन फदलुल्लाह के ये शागिर्द थे। जो आयतुल्लाह मोहम्मद फदलुल्लाह हैं वो लेबनान की और इराक़ की और इस इलाके की तारीख़ में उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। 2010 में उनका इंतकाल हुआ था 74 साल की उम्र में। उनके शागिर्द थे, और उनके ऊपर कई असैसिनेशन अटैम्प्ट्स हुई इसराइल की तरफ से। उनके बारे में कहा जाता है कि वो जो हैं वो हिजबुल्लाह की जो क़याम हुआ उसके पीछे उनका जहन काम कर रहा था। और लेकिन 2010 में उनका इंतकाल हुआ। लेकिन वो उनको बड़ी मतलब उनकी किताबें जो हैं वो काफ़ी उन्होंने लिखा मज़हब के हवाले से, और काफ़ी वो एक आलम दीन के तौर पे। लेकिन जहन उनका जो था वो कहते हैं कि वो ब्रेन था हिजबुल्लाह के क़याम के वक्त। ये उनके बरह रास्त शागिर्दों में से हैं। यानी सैयद हसन नसरुल्लाह या हाशिम सफ़ीउद्दीन या बाकी शख्सियात के बरक्स ये उनके डायरेक्ट शागिर्दों में से हैं, जो कि जिनके बारे में कहा जाता है कि वो हिजबुल्लाह का ब्रेन थे। तो ये 1991 में, यानी जैसे ही ये हिजबुल्लाह एक शक्ल लेती है, 82 में कायम होती है, और फिर उसके बाद ये उसमें उसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना। शुरू में हरकतुल अमल को छोड़ते हैं, और उसके बाद 79 का इनकलाब आ गया तो 82 में हिजबुल्लाह बनी। तो ये ईरान, और अभी भी इनके बारे में ये ख्याल है, ये गुमान है कि ये शायद ईरान में मौजूद हैं। और ये जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, जिनकी आज सऊदी वज़ीर ख़ारजा से बात हुई है काफ़ी तवील, सऊदी वज़ीर ख़ारजा के और ईरान के वज़ीर ख़ारजा की आज बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई है। तो वो जो है वो उनके साथ प्लेन में फ़्लाई करके वो तेहरान में आके मुकीम हो गए थे। लेकिन ये मुख्तलिफ़ ख़बरें हैं। सारा इशू जो है इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि यूक्रेन की जंग किसी और रुख पे चली गई है। अच्छा, जॉर्जिया में जो इलेक्शन हुआ है और जो जापान में हो रहा है, वो सारे जो एक अफरा तफरी फैली हुई है, हर तरफ केओस है। लेकिन नॉर्थ कोरिया का बहुत आगे तक जाना, यानी इस जंग में बहुत आगे तक जाना, और फिर अमेरिका का ये कहना ज़ेलेंस्की को कि अच्छा जी अब आप ये, अच्छा अभी टॉमहॉक्स यहाँ नहीं है, वो तो जर्मनी में है ना, यहाँ यूक्रेन में तो जो मौजूद भी है मिसाइल, उनको भी अमेरिका यूज़ करने की इजाज़त नहीं दे रहा है। वो कह रहे हैं अब हम देंगे। जैसे ही उन्होंने, अमेरिका ने कहा कि अब हम इजाज़त देंगे, ज़ेलेंस्की ने जैसे ही कहा कि जी हमें इजाज़त दे दी है और अब हम इस्तेमाल करेंगे, और ये तो फौरी तौर पे प्रेसिडेंट पुतिन ने इशारा कर दिया कि न्यूक्लियर एक्सरसाइज शुरू कर दिया। और न्यूक्लियर जो है, ये ध्यान में रखें कि उनके जो वेपन्स हैं वो बेलारूस में भी हैं, बाकी जगहों पर भी हैं, और नॉर्थ कोरिया की फ़ौज भी। तो एक बहुत बड़ा टर्मोइल, केओस, और ये दुनिया एटमी जंग के किसी दाने पे जाके खड़ी हो गई है। ज़ाहिर है एक महदूद एटमी जंग, ठीक है, लेकिन जो कि नॉर्थ कोरिया है इसमें, तो नॉर्थ कोरिया को, अगर नॉर्थ कोरिया की फ़ौज होती है, जो मैंने उस दिन भी बात की थी कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर अगर फ़र्ज़ करें कोई यहाँ से वेपन्स जाते हैं, नॉर्थ कोरिया की फ़ौजी उसमें मारे जाते हैं, तो ये मामला क्या यूरोपियन
जो फ्रंट है उस तक रहेगा या ये पैसिफिक तक चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पर नॉर्थ कोरिया जो है वो साउथ कोरिया कमज़ोर है नॉर्थ कोरिया के मुकाबले में। इसलिए उसकी वजह ये कि साउथ कोरिया न्यूक्लियर नहीं है। जो न्यूक्लियर ममालिक हैं, रशिया जो है जी। वो दुनिया के सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन रशिया के पास हैं, ठीक है ना। अमेरिका के पास और बाकी मुल्कों के पास उतने वेपन्स नहीं हैं जितने रशिया सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रखता है। तो अब यह है कि अब ये पिक्चर, ये जो सूरत हाल है, ये अमेरिकन इलेक्शन से पहले, अमेरिकन इलेक्शन के दौरान और वाइट हाउस के अगले मकीन, और वो कहाँ तक कंट्रोल कर पाएंगे उस मरहले तक जाने से पहले बहुत कुछ पेचीदा हो चुका होगा और हो रहा है तेज़ी के साथ। ये खुदा करे कि अब ये मामला देखें ना, न्यूक्लियर वेपन्स की, न्यूक्लियर एक्सरसाइज का शुरू होना, और वो जेलेंस्की का कहना कि मैं तो टॉमा, वो जो टॉमा को डीप जाते हैं आगे, यानी मैंने कहा ना 7 गुना ज़्यादा वो जो पहले मिसाइल थे उनके ATMs, उनसे आगे तक ये 7 गुना डीप रशिया के अंदर। अच्छा, उनके पास अपने सिस्टम्स भी हैं, वो डिफेंड, रशिया खुद भी डिफेंड कर सकता है, S-400 वही उनका वो रशिया अपने। लेकिन ये कि मिसाइल का इस्तेमाल होना ही एक ऐसी बात है जिस पे प्यूटन कह चुके हैं कि इस्तेमाल हुआ तो हम न्यूक्लियर यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे नेटो के ममालिक, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, ये सब किस तरह से देख रहे हैं? क्या नेटो समिट होगी इन हालात में? और ट्रंप आ गए तो उनका क्या ताल्लुक है नेटो से? और फिर ये मुल्क जो कि ईस्टर्न जो यूरोप के मुल्क हैं, उनमें कई मुल्कों में राइट विंग आ गई है जो कि प्रो रशिया हैं, जो जंग नहीं चाह रहे। जो वेस्टर्न यूरोप है वो भी जंग नहीं चाह रहा, वो भी चाह रहा है कि इकॉनमी आगे बढ़े सुकून, लेकिन ये जंग जो है वो आ गई है। और ये जंग जो है, ये जिसको ख़त्म हो जाना था 2022 के ही 1-2 हफ्तों के अंदर, ये जंग खींचते कि 2024 के US इलेक्शंस में इसमें नॉर्थ कोरिया भी इन्वॉल्व हो गया। और नॉर्थ कोरिया की, मैंने आपसे कहा ना कि उनकी फॉरेन मिनिस्टर का इस वक्त यहाँ पर आना जो है ना, वो एक प्रॉपर एक तरह से एक्नॉलेजमेंट है कि हम यहाँ पे मौजूद हैं। अब ये जो बाकी ममालिक हैं, यानी ब्रिक्स समिट अभी हुई है, अभी चाइना इंडिया के दरमियान डिसंगेजमेंट हो रही है, आज शायद मुकम्मल हो जाए उनके किसी वक्त। तो एक तरफ तो आपको तलखी कम होती नज़र आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ इतने फ्रंट्स खुल रहे हैं कि उसमें मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी, इकॉनमी और सोशल अनरेस्ट, और ये जो है ना सुकून, और मुल्क को एक जगह पे अब रुक जाना चाहिए, बजाय इसके कि मज़ीद अंदरूनी सियासी इंतशार और खुलफिशार बढ़े। और क्योंकि हालात पूरा, अब देखें ना खित्ते के हालात, दुनिया के हालात कहाँ जा रहे हैं, और ये सारा आपके उस पड़ोस में हो रहा है। क्या कॉकसस ये हैं, ये सेंट्रल एशिया है, ये आपके साथ मशरिक़ वस्ता है, ये मतलब सारा कुछ दाएँ बाएँ हो रहा है आपके। और उसमें ये बातें कि 27वीं तरमीम आएगी, उसमें ये शिक होगी, उसमें ये शिक होगी, मेरे ख्याल से ये बात इस वक्त करना सबसे ज़्यादा कोई गैर मुनासिब बातें हैं तो ये हैं कि इन हालात में हम बतौर एक रियासत ये इशू डिस्कस करें। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गुरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिए।